मुझे एक डर था कि कोचिंग नहीं कर रही हूँ, कोचिंग के अलावा बच्चे जो पढ़ रहे हैं कोचिंग में, हो सकता है मैं उनसे पीछे रह जाऊँ। तो मैं उसके लिए डबल मेहनत करने के लिए तैयार रहती थी कि अगर बच्चे 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं 12 घंटे पढ़ूँ। मैं मैक्सिमम टाइम अपना स्टडी में देती थी और मेरे पास आज भी 4 साल का मेरी हर दिन का हिसाब मेरे पास है। जिस दिन मैंने नहीं पढ़ा उस दिन मैंने उसमें लिखा कि मैंने ये नहीं पढ़ा। और कोचिंग का मैंने इसलिए भी नहीं सोचा क्योंकि फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं थी। फेसबुक, इंस्टा आई थिंक 5-6 साल हो गए मैंने यूज़ भी नहीं किया। व्हाट्सएप भी मैंने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इंस्टॉल किया। इसलिए मैंने घर वालों को बता रखा था कि मैं फ़ोन ना उठाऊं तो समझ जाना कि मैं पढ़ रही हूँ। एग्ज़ाम की भीड़ से ना डरें, क्वेश्चन पेपर से ना डरें और लिखने से बिल्कुल ना डरें। जितना आता है बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करें। प्रीलिम्स में वो फैक्ट हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं, बट वही फैक्ट हम कैसे मेंस तक ले जाएं उसके लिए हमें उसका कंपाइलेशन करके रखना चाहिए। क्योंकि हमें कुछ चीज़ें याद करनी है, 80% हमें नहीं याद करना है। 80% हमें मेंस में पढ़ना है, 90% हमें प्री में पढ़ना है। जर्नी जो थी वो मेरी सिविल्स की नहीं थी। पहले मैंने सोचा कि हाँ मैं पहले एसएससी कर लेती हूँ या फिर ऐसा कोई एग्जाम। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग लगातार देख रहे हो, अभी हम यूपीपीसीएस 2022 टॉपर्स के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में, इस कड़ी में हमारे साथ कृतिका सिंह मैम मौजूद हैं। तो इनकी जर्नी को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, जानेंगे किस तरीके से उन्होंने यूपीपीसीएस 2022 में सिलेक्शन लिया। इनकी 58 रैंक के साथ इसमें सिलेक्शन हुआ है और डिप्टी एसपी की पोस्ट पर इनका चयन हुआ है। तो इस वीडियो में हम इनकी जर्नी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी स्ट्रेटजी जानेंगे, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करी और इनके सफ़र में क्या क्या संघर्ष इन्होंने झेले और आप सभी लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, क्या क्या आप सभी लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं ताकि आपके भी आने वाली जर्नी में बहुत हेल्प हो सके। इनका ये सेकंड अटैम्प्ट था। तो मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस अचीवमेंट्स के लिए और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैम मैं जानना चाहूँगा आपके बचपन के बारे में थोड़ा, कि आप अपने बचपन के बारे में बताओ। किस तरीके की आपकी पढ़ाई लिखाई रही, कहाँ पर आप रहे? मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं रह के यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल से 10th और 12th कंप्लीट किया और प्रॉपर मैंने साइंस साइड से पढ़ा और हमेशा से मेरा पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट रहता था। मैं बहुत रुचि लेके उसको एंजॉय करते हुए पढ़ती थी और मुझे बच्चों को स्टार्टिंग से पढ़ाने का बहुत शौक़ था, तो मैं पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी। अगर मैं उस दिन के बारे में जानना चाहूँ जब आपका ये संघर्ष ख़त्म हुआ, जब आपका फाइनली डीएसपी पोस्ट आपको मिली, आपको रिजल्ट के बारे में पता चला, वो दिन आपका कैसा गुजरा? किसने आपको रिजल्ट के बारे में बताया, फिर आपने किस किस को बताया, कैसा रहा दिन? वो क्योंकि सुबह से हम लोग को पता था कि रिज़ल्ट आ रहा है आज, तो कहीं ना कहीं डर था और 4 साल की इतनी मेहनत थी हम लोग की लाइफ की। तो मैं तो सुबह से लग रहा था कि हाँ रिज़ल्ट होप सो अच्छा ही हो। थोड़ा सा डिप्रेस भी हो रही थी, फैमिली से बार बार बात कर रही थी कि हाँ कि हो सकता है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मुझे प्रिपेयर भी खुद को कर रही थी बार बार। तो फाइनली 7:30 बजे रिज़ल्ट आया। मेरे एक बहुत अच्छा फ्रेंड है अंकित, उसने मुझे कॉल किया और उसने मेरा रोल नंबर बोलते हुए बोला कि हाँ फाइनली यू आर डिप्टी एसपी। तो वो एक पल था जहाँ मैं हॉस्टल में ही अपने थी, वहाँ पे जितनी सारी लड़कियाँ थी सबने मुझे गले लगाया और उस टाइम ऐसा लगा कि हाँ लाइफ का बहुत चेंज सी लगी और वो बहुत अच्छा पल था मेरी लाइफ का। अगर मैम आपके पारिवारिक परिवेश के बारे में जानना चाहूँ, आपका परिवार में पेरेंट्स आपके क्या करते हैं और किस तरीके से आपकी फैमिली में लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं? मेरे फादर फार्मर हैं और उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया और हमेशा मुझे एक इंस्पिरेशन दिया कि हाँ तुम बहुत अच्छे से करोगी। और मुझे याद है कि जब 9th क्लास में थी मैं, तो मैं साइंस से थोड़ा डर रही थी, मैथ्स लेने में थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने फादर से कि हाँ मैं होम साइंस ले लेती हूँ, बट उन्होंने मतलब मुझे पहली बार उन्होंने डांटा कि तुम मतलब अपने आप को कम क्यों समझ रही हो, तुम्हें मैथ्स से पढ़ना है और क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। तब मैंने फ़र्स्ट टाइम उनकी डांट भी खाई और वहीं से मेरी लाइफ चेंज हुई। मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था, बट वहाँ से मैंने मैथ्स में 99% मैंने मेहनत जो दिया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मेरा वहाँ रहा। और मेरी मदर जिन्होंने मुझे पूरी जर्नी में बस एक मोटिवेशन देते रही कि हाँ तुम कर लोगी, मुझे पता है। मैं फ़ेल होती थी तब भी वो कहती थी अरे तुम अभी शुरू करी हो, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। और मेरी बड़ी सिस्टर जर्नी जो थी वो मेरी सिविल्स की नहीं थी। पहले मैंने सोचा कि हाँ मैं पहले एसएससी कर लेती हूँ या फिर ऐसा कोई एग्ज़ाम, बट उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं तुम सिविल्स करो। और सिविल्स का मेरा जो सपना स्टार्ट हुआ वो मेरी दीदी से स्टार्ट हुआ, दीपिका सिंह उनका नाम है। मेरी छोटी सिस्टर ने मेरे को फॉलो करते हुए अभी वो भी तैयारी कर रही है, मेरे भैया।
और हमारे जीजू जी, सब लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि 4 साल मुझे याद है कि मैं फैमिली से बहुत दूर रही, फैमिली फंक्शंस कुछ नहीं अटेंड किया। बट ये था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मेरी फैमिली मेरी इस सैक्रिफाइस को लेके बहुत खुश होगी। ओके, ग्रेट। अगर मैं आपकी इस तैयारी की शुरुआत के दौर के बारे में जानना चाहूँ, शुरुआत में आपको गाइडेंस कहाँ से मिला? शुरुआत में एक एस्पिरेंट के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल रखना है, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है, कोचिंग ज्वाइन करना भी है कि नहीं करना, क्योंकि कोचिंग्स के आपको पता ही है कितने हाई फ़ीस होते हैं, 1.5 लाख 2 लाख तक फ़ीस जाते हैं। तो वो शुरुआती प्रिपरेशन का शुरुआती दौर के बारे में बताओ, कैसे आपने पूरा सेटअप जमाया अपना? सर, मेरा सबसे पहली जो मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, बट मुझे ये पता था कि इसको करने का तरीका क्या हो सकता है। उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने जो सीनियर्स मुझे लगे, जो भी लगे, यहाँ तक जो मेंस दे रहे थे या फिर जो मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं, उनके पास मैं बुक्स लेके जाती थी। मैं कहती थी इसको मार्क कर दो, बता दो कि कैसे पढ़ना है। फिर धीमे धीमे मैंने टीचर्स जो हमारे संस्थान में हमारे टीचर्स थे, उनसे गाइडेंस लेना शुरू किया। और कोचिंग का मैंने इसलिए भी नहीं सोचा क्योंकि फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं थी, और कोचिंग यहाँ पे मेरे को लगा कि यहाँ अगर कोचिंग मुझे ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल रही हैं तो कोचिंग के में हम जाके डेडिकेट सारा काम, सारा टाइम, सारा पैसा, तो वो मुझे इतना ऑप्टिमम नहीं लगा। तो मैंने सारी पढ़ाई स्टार्टिंग से ही, जो बुक्स थी जो मैं सुन रही थी कि हाँ ये पढ़नी चाहिए, उनको मैंने लिया, 2-2 3-3 बार मैंने उसको पढ़ा, समझा। उसके बाद मैंने इसको फिर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मैंने ये सब चीज़ें सम अप करनी शुरू करी। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं इस समय, उन्होंने मुझे काफ़ी बताया कि हाँ कैसे कैसे पढ़ना है। तो वहाँ से मेरे को ये लगा कि हाँ ये बिना कोचिंग के भी पॉसिबल है ऐसा। ओके, इस बात पर भी हम आएंगे कि बिना कोचिंग के कैसे तैयारी करी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियोस को गांव से देखते हैं और उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं कि वो दिल्ली मुखर्जी जा सकें या फिर जहाँ भी कोचिंग हब है उनके पास वहाँ वो जा सकें। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका रूटीन कैसा रहता था, किस तरीके से आपका पूरा दिन जाता था जब आप सीरियस पढ़ाई कर रहे थे इस तैयारी की? सुबह से लेकर शाम तक कैसा दिन रहता था आपका? मैं ये कहूँगी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट टाइम दे रही थी, तो मैं मैक्सिमम टाइम अपना स्टडी में देती थी। तो मैं रात में सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाती थी, और मेरे पास आज भी 4 साल का मेरी हर दिन का हिसाब मेरे पास है। जिस दिन मैंने नहीं पढ़ा उस दिन मैंने उसमें लिखा कि मैंने ये नहीं पढ़ा। तो मैं डेली अपनी लिस्ट बनाती थी मुझे क्या पढ़ना है। रात में मैं 1-2 बजे सोती थी और सुबह 7-8 बजे मैं उठ जाती थी। लगातार मैं पढ़ती जब थी तो मैं एक टॉपिक कंप्लीट करती थी और उसमें टिक करती थी। और ये अगर मैं हाफ चैप्टर कर पाई हूँ तो मैं उसमें लिखती थी मैंने हाफ किया इसका, ताकि मुझे लगे कि मुझे आगे भी उस दिन का काम कंप्लीट करना है। तो मैं अपने दिन को एक मिनट को मैं शेड्यूल रखती थी, और टाइम मुझे कहाँ पे कितना देना है, कहाँ पे मुझे कंपनसेट करना है, वो सब मैं पहले से एक दिन प्लान करती थी। और रात में मैं सोने से पहले अपनी लिस्ट बनाई, उसको मैं चेक करती थी कि मैंने कितना पढ़ा। मैं डेली, मैं जहाँ तक सब बच्चों की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, बट मुझे याद है कि क्योंकि मुझे एक डर था कि कोचिंग नहीं कर रही हूँ, कोचिंग के अलावा बच्चे जो पढ़ रहे हैं कोचिंग में, हो सकता है मैं उनसे पीछे रह जाऊँ। तो मैं उसके लिए डबल मेहनत करने के लिए तैयार रहती थी कि अगर बच्चे 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं 12 घंटे पढूं। और मैं कभी मैं 10 घंटे 12 घंटे कब मेरे पढ़ाई में निकलते थे मुझे पता नहीं चलता था। बट कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन अंदर से ये भी लगता था कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे अच्छा लग रहा है, वो मैं सक्सेस हो रही हूँ, उस दिन को मैं पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट करती थी। तो ये मैं करती थी, कहती थी हूँ कि अपने दिन का एक एक पल का हिसाब रखिए, क्योंकि वही हिसाब आपका बाद में आपको सक्सेस के रूप में सामने दिखता है। ओके, अगर मैं आपके रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहूँगा, बुक लिस्ट आपकी क्या रही, अगर आप बता पाओ शॉर्ट में क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ करे, क्योंकि आपने कहीं से कोई पेड रिसोर्सेज फॉलो नहीं किया, सारे फ्री रिसोर्सेज से अपनी तैयारी करी है। तो आप जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए ज़रूर इंस्पिरेशन होंगे जिनके पास फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। मैंने पहले स्टार्टिंग में जैसे मैंने सर लोग से पूछा तो उन्होंने बोला कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, और उन्होंने कहा बहुत थॉरली, बहुत जल्दी जल्दी एनसीईआरटी पढ़ना है, एक दिन में एक एनसीईआरटी ख़त्म करना। तो मैंने स्टार्टिंग में सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी, जितनी मुझे मेरी लाइब्रेरी में अवेलेबल थी वो मैं एक दिन में इशू कराती थी, नेक्स्ट डे पढ़ के मैं वापस करके आती थी। जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत समझ में तो आया है, बट अभी कुछ मतलब ऐसा लग रहा है ठीक है पढ़ लिया है, बट वैसा क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने बुक्स ली, बुक्स को स्टैंडर्ड बुक्स में स्पेक्ट्रम पढ़ती थी, और नितिन सिंघानिया मैंने आर्ट एंड कल्चर बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा उसका, बट मुझे लगा कि हाँ ज़्यादा उसमें कुछ वैसा मिला नहीं मुझे। फिर मैंने इधर जो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कई बार पढ़ी,
और जो भी हमारी बुक्स, तो एंशिएंट मिडिवल के लिए मुझे बहुत अच्छा सोर्स मिलता नहीं था कहीं, तो मैं लूसेंट यूज़ करती थी, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट वाइज मैं याद करने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो याद नहीं होता। थोड़ा हिस्ट्री का दिक्कत ये रहता है कि चीज़ें जल्दी याद नहीं होती। तो मैं उस अपनी बुक्स से एक अपनी कॉपी रफ रखती थी, जिसमें छोटा छोटा नोट्स बना के मैं डेली उसको रिवाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करती थी। एंड देन फिर मैंने अपनी जो सीसेट थी उसके लिए मैं डेली थोड़ा बहुत टाइम निकालती रहती थी कि हाँ, उसका भी मेरा प्रिपरेशन अच्छा रहे। बाकी जो स्टैंडर्ड बुक थी, जब मेरा सारा स्टैंडर्ड्स मटेरियल मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने घटना चक्र लगाई, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं डेली जितना पेपर था वो मैं क्वेश्चन याद पढ़ती थी। एंड देन जो क्वेश्चन मुझे नहीं याद हो, कुछ ऐसी थी जो याद करने पड़ते थे, तो उनको मैं अपने नोट्स में लिखती जाती थी, वो मैं याद करती थी। और मैं सबको भी यही कहती थी कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको मेमोराइज़ कर सकते हो मेमोराइज़ करो, क्योंकि मेमोराइज़ करते हैं तो हमें एग्ज़ाम में डाउट नहीं होता। तो वो चीज़ें हेल्प करती थी मुझे। और फिर मैंने टेस्ट सीरीज़, सबसे लास्ट में मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी। मुझे लगता है कि जब काफ़ी बार मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ स्टार्टिंग में लगाने से आप ये नहीं जान पाते हो कि ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है या नहीं। तो वो मैंने पहले तो बुक्स एंड देन अपने प्रीवियस ईयर, उसके बाद टेस्ट सीरीज़, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वास्ट सिलेबस है, तो उसका रिवीजन करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आपकी रिवीजन करने की क्या टेक्निक होती थी और क्या रिवीजन साइकिल आपका रहता था? रिवीजन मैं जब पढ़ती थी तो मैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते थे उसको, मेरे पास सिर्फ एक कॉपी होती थी जिसमें मेरे सारे सब्जेक्ट होते थे, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो पॉलिटी हो। जो मुझे लगता था वो मैं बहुत छोटा छोटा एक ही पेज में, कि मैं उसको दिन में 4 बार पढ़ लेती थी। तो रिवीजन के लिए, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें याद करनी है, 80% हमें नहीं याद करना है, 80% हमें मेंस में पढ़ना है, 90% हमें प्री में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें मैं देखती थी कि इसका रेशियो कितना रहना है। तो एक कॉपी ही मैं रखती थी जिसमें मैं सारी चीज़ें जो मुझे लर्निंग वाली होती थी, रिवाइज़ करनी होती थी, वो मैं वहाँ छोटा छोटा अपना लिखती थी। उसको मैं बार बार पढ़ती थी। दिन में मुझे लगता है मैं टिक करती थी उसके बाद छोटे छोटे, कि मैंने एक बार पढ़ लिया, आज मुझे 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। तो मैं जितने बार पढ़ती थी उसको मैं टिक करती थी। तो उससे मुझे ये भी होता था, अंदर से मोटिवेशन फैक्टर आता था कि हाँ, मैंने इतनी बार पढ़ लिया, मुझे याद हो गया होगा। तो वो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी। ये अगर जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो इसका एक पैटर्न क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पहले प्रीलिम्स को कंप्लीट कर लो, फिर ऑप्शनल को कंप्लीट कर लो, या फिर मेंस को। तो आपको क्या लगता है सही में बेस्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, बच्चे कहाँ से शुरुआत करें? बट मैं पहले यही कहूँगी कि प्रीलिम्स मेंस स्टार्टिंग में कहने के लिए एक साथ होता है, बट स्टार्टिंग जब हम पढ़ते हैं तो हम कंबाइन में सारी, पहली तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात होती है। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, हिस्ट्री अलग टाइप से हमें पढ़ना है, पॉलिटी को अलग, मेंटल सेट हमारा पॉलिटी के लिए अलग, सारे सब्जेक्ट का अपना अपना स्ट्रैटेजी है। तो पहले बेसिक पढ़ लो, ये मत सोचो कि ये प्रीलिम्स है या मेंस है। उसके बाद जब हम 1-2 महीने पढ़ लेते हैं, जब हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती है, तब हम उसको क्लासीफाई करने लगते हैं कि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीलिम्स भी वही है, मेंस भी वही है। अंतर तब पता चलता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि अच्छा, ये हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था, तो प्रीलिम्स का फैक्ट हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं, और ये हम इंटरव्यू तक ले जा सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू बहुत बात की बात होती है, तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में रखना चाहिए कि अगर प्रीलिम्स में ये फैक्ट है, तो क्या पता हम इस फैक्ट को एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं, क्या पता इस फैक्ट को हम GS 3 में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि डेटा हम पढ़ते हैं, डेटा प्रीलिम्स में याद करते हैं, बट यूज़ हम मेंस में करते हैं। तो ये हमेशा मैं अपनी एक डायरी बना के रखी थी फैक्ट के लिए। प्रीलिम्स में वो फैक्ट हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं, बट वही फैक्ट हम कैसे मेंस तक ले जाएं, उसके लिए हमें उसका कंपाइलेशन करके रखना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स तक नहीं रहता, प्रीलिम्स आपको नॉलेज गेन करता है और मेंस आपको नॉलेज इंप्लीमेंट करने का मौका देता है। तो मुझे लगता है अगर आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो तो उस प्रीलिम्स को भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने पास जॉट डाउन करते रहिए और उसको मेंस तक ले जाने की कोशिश करिए, वही आपको प्लस नंबर देगा वहाँ पे। ओके, ये आपका सेकंड अटैम्प्ट था, राइट? तो आपको क्या लगता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसी क्या गलतियाँ रहीं, क्या मिस्टेक्स रहीं? अगर वो आप ना करते तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता, या फिर जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है अपनी तैयारी में? गलतियाँ ये नहीं करनी है कि डरना नहीं है एग्ज़ाम से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट से बहुत डर रही थी और मैं रात में सोई नहीं। मुझे याद है मेरा पहला पेपर था जब, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं मेंस लिखने जा रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। रात भर सोई नहीं, 4 बजे सोई और सुबह 7 बजे उठ के एग्ज़ाम देने गई। तो और हिंदी से मुझे थोड़ा डर लगता था। तो किसी भी एग्ज़ाम से डरना नहीं है। मेरा क्योंकि इंग्लिश मीडियम था तो मुझे हिंदी से भी थोड़ा डर लग रहा था कि मैं पता नहीं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी। डर कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस को डाउन करता है। जो हमारी पूरी मेहनत होती है पूरे
पूरे साल की, वो कहीं ना कहीं लास्ट डे हम जो जिस एग्ज़ाम में जिस पोटेंशियल से परफॉर्म कर सकते हैं उसको डाउन करता है। तो डरे नहीं, एग्ज़ाम की भीड़ से ना डरें, क्वेश्चन पेपर से ना डरें और लिखने से बिल्कुल ना डरें। जितना आता है बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि डर आपकी कमियों को उजागर करने लगता है। कहीं ना कहीं आपका चीज़ें जो होती हैं वो, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे लगा कि मैं 1-2 एग्ज़ाम में डरी, और वो मैंने बाद में बहुत खुद को मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे डरना नहीं है। तो ये सबसे पहली थी। और मैंने थोड़ा एथिक्स की मेरी गलती हुई कि मैंने बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस, टाइम भी थोड़ी कम था मेरे पास, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई, तो प्रैक्टिस की कमी लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रीलिम्स आपकी जो सिर्फ एक होता है कि हाँ सिर्फ याद करके हो सकता है, बट मेंस आपकी प्रैक्टिस पे है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको उस दिन अच्छे से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी चाहिए। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि हम एग्ज़ाम प्रीलिम से मेंस के बीच में प्रैक्टिस करेंगे। आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेली लिखने की कोशिश करिए। जितना अच्छा प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी वहाँ पे परफॉर्मेंस होती है। तो मैं ये कहूँगी दूसरा चीज़ कि प्रैक्टिस मैक्सिमम करें इस चीज़ के लिए। राइट। अगर अभी मैं आपके स्टडी रूम के बारे में जानना चाहूँ, किस तरीके से आपने रूम को सजा के रखा था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं लगातार मुखर्जी नगर में देखता हूँ, पहले दिन वो पहले मोटिवेशनल चार्ट्स और ये सारे कुछ लेके आते हैं ताकि वो ऐसा एटमॉस्फेयर बना पाए। तो आपके रूम के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, क्या क्या मोटिवेशनल कोट्स आपने लगा रखे थे, किस तरीके से सारा सेटअप बनाया था? क्योंकि मैं स्टडी टेबल पे लगता है 10-12 घंटे मेरे बीतते थे, तो मैं हमेशा ऐसे कलरफुल चीज़ें अपने आस-पास रखती थी। जैसे छोटी सी डॉल रखी थी मैंने, उसका चेहरा मैं खिलता हुआ देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने उसका नाम रखा कि तू चिंकी है। मैं जब परेशान होती थी मैं उससे बात भी करती थी। पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम सबसे नहीं शेयर कर पाते हैं, बट अकेले में हम किससे बात कर रहे हैं, वो हो सकता है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट था, बट मेरे लिए वो सामने में रहती थी, मुझे स्माइल देती थी। उसके अलावा मैं कोट्स लिख लेती थी अपनी टेबल पे। मेरी मैम जब हमारे रूम में आती थी तो कहती थी ये लिख दो, वो लिख दो, तो वो बताती थी। तो एक बिल गेट्स का लिखा था वहाँ पे कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर बिकॉज इट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल टू यू। तो मैं वो देखती थी कि मैं, क्योंकि ये एक ऐसी परफॉर्मेंस है कि आपके बगल वाला बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, आपके बगल वाला बच्चा अच्छे पोजीशन पे निकल रहा है और आपको अभी भी पढ़ना है, तो वो हम कंपैरिजन करने लगते हैं कि वो हो रहा है हम नहीं हो रहे हैं। तो वो मैं कोट हमेशा देखती थी कि अरे ये मतलब मेरे को किसी से कंपेयर नहीं करना, मेरी आज की परफॉर्मेंस कल मुझे ज़रूर सक्सेसफुल देगी। तो मैं ये सब चीज़ें अपने पास, पॉजिटिव चीज़ें रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। मेरी एक फ्रेंड थी पूजा यादव, वो इस समय फूड सेफ्टी ऑफिसर है। उसने मुझे 4 साल में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दिन हुआ जिस दिन मैंने उससे बात नहीं करी, क्योंकि मेरे लिए वो टॉनिक का काम करती थी। जब मैं बहुत परेशान होती थी तो मैं उससे बताती थी, हम आपस में चीज़ें को शेयर करते थे। तो मुझे लगता था एक दो ऐसे फ्रेंड्स ज़रूर होने चाहिए साथ में, जो आपको ये करें कि हाँ आप कितना भी स्ट्रगल कर लो, एक दिन सक्सेस तो आपको मिलेगी। तो वो ऑलरेडी सेलेक्टेड थी, बट उसने मुझे कहीं फील ही नहीं होने दिया कि मैं अभी नहीं हुई हूँ। उसने मुझे हर फाइनेंशियली और मेंटली हर पोजीशन पे उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं ये कहूँगी जितने भी लोग हो, एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे पॉजिटिव लोग, चाहे वो आपके फैमिली हो, चाहे वो आपका फ्रेंड्स हो, क्योंकि ये जर्नी एक दिन की नहीं है, शायद 1 साल की भी नहीं है, क्योंकि जर्नी इतनी लंबी है, क्योंकि कामयाबी भी बहुत बड़ी है। तो मैं ये कहूँगी कि जितना ज़्यादा खुद को मोटिवेट रखो और लाइफ सक्सेस को सिर्फ सक्सेस तक नहीं, अपनी ज़िंदगी बना लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी अपने साथ के जितने लोग हैं सबकी ज़िंदगी बदलेगी। तो मैंने यही सोचा था कि ये मेरी लाइफ है और इसी लाइफ से मैं नई लाइफ स्टार्ट करूँगी। अभी अगर मैं डिस्ट्रैक्शन की बात करना चाहूँ, क्योंकि इस तैयारी में बहुत लंबा समय होता है, जैसा कि आपने मेंशन किया कि 1 साल 2 साल 5 साल पता नहीं है कितना समय लग जाए, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रखा आपने? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आप फैमिली फंक्शंस में भी नहीं जाते थे और कमरे में रह के 10-10 घंटे पढ़ाई करना, लोगों से कम बात करना, फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमना, और दूसरी बात कि आपने जॉब छोड़कर ये डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो जॉब छोड़ना कितना मुश्किल रहा? पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे उस टाइम पे? तो इस सब के बारे में थोड़ा बताओ। मैं ये कहूँगी कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन थे, तो मैंने डिस्ट्रैक्शन स्टार्टिंग से मुझे पता था। फेसबुक, इंस्टा आई थिंक 5-6 साल हो गए मैंने यूज़ भी नहीं किया। व्हाट्सएप भी मैंने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इंस्टॉल किया, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एडिक्ट कर देती हैं, और एडिक्शन इस चीज़ में बहुत बुरा है। सिर्फ एडिक्शन हो तो पढ़ाई का हो, तो वो मुझे लगता था फ़ोन को ही मैं DND मोड पे रखती थी हमेशा, कि कॉल आए तो मुझे पता ना चले। हो सकता है मेरे घर से कॉल आती है, मेरे को पता नहीं चलता था कि हाँ कॉल आ
रही है, इसलिए मैंने घर वालों को बता रखा था कि मैं फ़ोन ना उठाऊँ तो समझ जाना कि मैं पढ़ रही हूँ। तो फिर ये चीज़ मैं रखी थी फ़ोन, क्योंकि सबसे इस जर्नी मुझे लगता है मेरे हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो मुझे लगता था कि फ़ोन बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है। तो फ़ोन को जितना ज़्यादा आप दूर रखिए उतनी जल्दी सफलता मिलती है। फ़ोन को साइलेंट पे रखिए, सिर्फ एक टाइम रखिए कि हाँ इस टाइम हमें बात करनी है, क्योंकि मन नहीं मानता है, हमारा भी नहीं मानता था। हम फ़ोन देखने लगते थे तो हो सकता है कि 15 मिनट निकल जाते थे, 20 मिनट निकल जाते, तो मुझे लगता था अरे ये बहुत हो गया, फिर मैं जल्दी से रख देती थी कि हाँ नहीं फ़ोन नहीं यूज़ करना है। तो फ़ोन सबसे ज़्यादा दूर रखिए। दूसरी चीज़ है कि अगर फ्रेंड्स आपके हैं तो फ्रेंड्स वैसे रखिए जो पढ़ाई में हों, क्योंकि पढ़ाई वाले जो फ्रेंड्स होंगे वो आपको आपके टाइम की वैल्यू करते हैं। उनको पता है कि आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपका टाइम बहुत कीमती है। तो फ्रेंड्स अच्छे रखिए और पढ़ाई वाले रखिए। मैं तो ये कहूँगी पढ़ाई वाले फ्रेंड्स आपको हमेशा आपकी वैल्यू करेंगे, आपके टाइम की वैल्यू करेंगे। तो मैंने हर टाइम को अच्छे से यूज़ किया है यहाँ पे। ओके। अभी अगर मैं आपके पोस्ट के बारे में बात करूं, जैसा कि आपको डिप्टी एसपी मिला है, पुलिसिंग में आप जाओगे, तो लड़कियों के लिए थोड़ा एक कम सेफ माना जाता है, पेरेंट्स के भी थोड़े कंसर्न होते हैं कि लड़की को पुलिस में ऐसा भेजने का। तो आप इस पोस्ट को किस तरीके से देखते हो, किस नज़रिए से देखते हो, और आप अगर डिप्टी एसपी बने हो तो फिर आगे चल के आपके क्या काम करना चाहोगे, आप किस तरीके से समाज में सुधार लाना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नज़रिया बदलना है लोगों का, क्योंकि पुलिस एक ऐसी चीज़ है जो हमें विदाउट पुलिस हम एक सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते शायद। और लड़कियों के लिए पुलिस कितनी ज़रूरी है और लड़कियों का पुलिस में होना कितना ज़रूरी है, वो मैंने जहाँ तक पढ़ाई करी है मैं बहुत समझती हूँ। क्योंकि पुलिस ही ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी सोसाइटी को एक अच्छा मॉडल सोसाइटी के रूप में बनाती है। तो अगर मुझे मौका मिला है तो मैं चाहूँगी कि हाँ मैक्सिमम मैं अप्रोचेबल रहूँ लड़कियों के लिए, और जो भी सोसाइटी है भाई, जितनी भी हमारी सोसाइटी की महिलाएं हैं, क्योंकि आज हमारी गवर्नमेंट भी इतना प्रयास कर रही है, महिलाओं को इतना प्रोत्साहन दे रही है, मिशन शक्ति चलाया जा रहा है जहाँ पे पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। तो इसमें मेरा भी सहयोग यहाँ पे रहेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे मौका मिला है तो मैं इस चीज़ को ज़रूर कहूँगी कि मैं पुलिस बन के भी लोगों के लिए अप्रोचेबल हूँ। उनके मन में जो पुलिस के लिए डर है वो मेरी तरफ से कभी नहीं होगा। ओके। अभी मैं आपके संघर्ष के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि सिविल सर्विस की जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। जैसा कि कई बार आपने इस इंटरव्यू में भी बताया कि आप इतने सारे अपने लोगों से दूर रहना, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करना, तो आपके संघर्ष क्या रहे, क्या-क्या स्ट्रगल्स आपने इस जर्नी में देखे? क्योंकि अगर आप उन स्ट्रगल्स को शेयर करोगे तो ज़रूर जो लोग देख रहे हैं वो मोटिवेट होंगे। स्ट्रगल तो है, बट ये है कि मैं जब स्टार्टिंग में किया तो फर्स्ट 20 में जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो मेरा 1 मार्क से नहीं रुका, 1 मार्क से नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि रोना आया बहुत। मैं मदर के साथ ही थी तो मैं रोई बहुत, खाना वाना भी नहीं हुआ उस दिन। तो ये लगा कि हाँ पता भी नहीं था कि 1 नंबर से रुका, मुझे लगा हाँ फेल हो गई, मतलब फेल हो गई बस। तो ये उस समय डर सा लगने लगा कि हाँ प्रीलिम्स होगा कि नहीं। पहले तो मुझे डर लगता था, मैं अपने दोस्तों को कहते पता नहीं मेरा प्रीलिम्स कब होगा। फिर मैंने जब 21 का दिया तो मैंने प्रीलिम्स के लिए बहुत फोकस किया। मैं बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मुझे लगता है मैं दिन में कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम पास नहीं है, उसके बाद भी मैं अपने फ़ोन में कोई ना कोई ऐप डाउनलोड करके क्वेश्चन टिक करती रहती थी। इनसाइट पे, विजन पे, जो भी मुझे जहाँ मुझे लगता था क्वेश्चन पड़े हैं तो वो मुझे नहीं लगता, मैं ऑटो में कहीं भी मुझे टाइम मिलता था मैं बैठ के क्वेश्चन टिक करती रहती थी, देखती थी हाँ मेरा गलत हो गया। तो वो चीज़ मेरे लिए था कि डर था प्रीलिम्स से स्टार्टिंग में। फिर जब 21 में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा तो मेरा बहुत अच्छा प्रीलिम्स हुआ और पीसीएस तो क्वालिफाई हुआ, साथ में मैंने एसीएफ भी क्वालिफाई किया जिसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। तो एसीएफ का ही मैंने एग्ज़ाम उस साल मैंने 2 मेंस लिखने का मौका मिला मुझे। प्रीलिम्स मेंस लिखा, पीसीएस भी और एसीएफ भी। फाइनली मेरा इसमें 2021 में मेंस नहीं हो पाया, बट मेरा एसीएफ मुझे इंटरव्यू कॉल आई और मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा वहीं पे था। तो मैं ये हमेशा देखती थी कि अगर आप लगे हो तो आपका नंबर ज़रूर आएगा। कहते नहीं है कि हाँ आपका नंबर आएगा, तो मुझे लगा कि मेरा नंबर भी आएगा। तो ये चीज़ मेरे लिए रहा है। आप शुरुआत से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जैसा कि आपने बताया 99% आपके आए उसमें। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनका 10th अच्छे से नहीं हो पाया, 12th उनका बिगड़ गया, अच्छे परसेंट नहीं आए, ब्रिलियंट स्टूडेंट को तो पेरेंट्स भी शुरुआत से सपोर्ट करते हैं, टीचर भी बोलते हैं कि आप तो IAS IPS बनोगे, शुरुआत से क्लास में ऐसा ही रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन जिनका 10th 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उनको घर वाले भी कम सपोर्ट करते हैं कि तू तेरे से 10th अच्छे से हुआ नहीं, IAS IPS कहाँ से बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि 10th 12th का परसेंटेज या फिर शुरुआती से ब्रिलियंट होना कितना मैटर करता है इस तैयारी में? मुझे लगता है कि
क्योंकि मैं भी जिस फील्ड में थी उससे मैंने वहाँ से यहाँ निकल, क्योंकि आईटी से मैंने कंप्यूटर साइंस किया था, तो ये वहाँ का मैंने जितना ही पढ़ा उसका यहाँ पे मुझे पढ़ाई के रूप में तो मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ, मैंने स्टडी करी थी, बस मेरे पास यही था। तो अगर 10th 12th जिसने नहीं भी अच्छे से पढ़ा है, तो ये आप मान के चलो कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, और वो बच्चे जिनका परसेंटेज नहीं भी है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो लेवल सबका बराबर होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप आज से स्टार्ट कर दो तो वो चीज़ कहीं मैटर नहीं करती कि आपके 10th में कितने आए, 12th में कितने आए। बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका मार्क्स नहीं अच्छा है, उसके बाद भी वो एसडीएम के पोस्ट पे, अच्छे पोस्ट पे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि हाँ, बाकी तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जब है तो आपके परसेंटेज मैटर नहीं करते। इंटरव्यू के इस लास्ट में मैं आपके मैसेज जानना चाहूँगा, और जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि कृतिका मैम जैसे मुझे भी डीएसपी बनना है, मुझे भी एसडीएम आईएएस बनना है, तो उन लोगों के लिए आपके क्या मैसेज होंगे? या फिर कुछ ऐसा इस इंटरव्यू में छूट गया जो मैंने नहीं पूछ पाया, आप अपनी जर्नी से कुछ बच्चों को मैसेज देना चाहते हो, एड ऑन करना चाहते हो, कुछ कन्वे करना चाहते हो एस्पिरेंट्स तक, वो बात पहुँचनी चाहिए क्योंकि आपका एक्सपीरियंस 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस बारे में थोड़ा बताओ और क्या मैसेज आपके फाइनली होंगे बच्चों के लिए? सबसे पहला मेरा ये रहेगा कि फेलियर जो है इस एग्ज़ाम का वो पार्ट है। मुझे जहाँ तक लगा कि ये फेलियर आपको सिखाएगा, और ये फेलियर्स को आप बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, क्योंकि 1-2 फ्रेंड्स रहे उन्होंने गिव अप कर दिया। ये फेलियर क्योंकि आपको तोड़ देगा अंदर से, तो इसको मान के चलिए कि हो सकता है आपकी जर्नी छोटी हो सकता है बहुत लंबी हो, बट ये जो आपका फेलियर है वो आपको बहुत अच्छा मौका देगा, आपका सेल्फ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो अपना फेलियर से डरे नहीं। और मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए बोलना चाहूँगी कि गर्ल्स को मैं बोलूँगी कि ये आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा मोमेंट हो सकता है अगर आप पढ़ाई करें और एक अच्छे सपने के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें। क्योंकि मैं क्लोजली फील करती हूँ कि लड़कियाँ बहुत सी ऐसी होती हैं जो बहुत डरती हैं चीज़ों से, तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज समाज में, हमारे सोसाइटी में लड़कियों का चीज़ों में आना और प्रशासन में लड़कियों का आना बहुत ज़रूरी है। और आप जब आगे बढ़ोगे तो हमारे समाज में एक नया मैसेज जाएगा। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत कहूँगी कि आप लोग ज़रूर आगे बढ़िए और एक रोल मॉडल के रूप में आइए। चलिए, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा, इंटरव्यू देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरीके से कृतिका मैम ने अपनी जर्नी को आप लोगों के साथ साझा किया और बताया कि क्या उनकी स्ट्रेटजी रही और किस तरीके से आपको इस तैयारी में आना है, टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ उन्होंने शेयर करी। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, ऐसी टॉपर स्टॉक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके कोई क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी आमंत्रित हैं, जो भी आपको लगता है हमारी इंटरव्यूज़ के बारे में, वीडियोज़ के बारे में, क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा, क्या हमारे अंदर कमियां हैं, क्या हम सुधार कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप खुले मन से आप कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।